जनादेश में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। नमस्कार। पश्चिम बंगाल में 21 अप्रैल को होने वाले तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार थम गया। 4 जिलों की 62 सीटों के राजनीतिक समीकरणों को समझेंगे अपने संवाददाताओं के साथ हम अपने आधे घंटे के इस कार्यक्रम में, और बताएंगे केरल में जारी हुए वाम मोर्चे के घोषणा पत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को मुफ्त चावल, 5 साल में 25 लाख नौकरियों के वादे के साथ और क्या क्या है जनता के लिए। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालेंगे चुनाव से जुड़ी अभी सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार करने की समय सीमा समाप्त। तीसरे चरण के तहत 4 जिलों की 62 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। एलडीएफ ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जयललिता और करुणानिधि के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज। जयललिता ने डीएमके पर लगाया निजी कंपनियों और क्लबों के जरिए शराब बेचने का आरोप। डीएमके के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु कांग्रेस में उठापटक शुरू। पी चिदम्बरम हुए नाराज तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष इलानगोवन ने चिदम्बरम के बयान की आलोचना। और पश्चिम बंगाल में 21 अप्रैल को होने वाले तीसरे चरण के चुनाव का प्रचार आज शाम 5 बजे थम गया है। 21 अप्रैल को 4 जिलों में चुनाव होना है। बुर्दवान, मुर्शिदाबाद, उत्तर कोलकाता और नाडिया की ये 62 सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है। अनुसूचित जाति की इसमें 15 सीटें हैं जो आरक्षित हैं। इन 62 सीटों में से तीसरा चरण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 1,37,42,000 मतदाता इस चरण में हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 71,33,978 हैं और वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 65,79,218 है। चार 418 उम्मीदवारों का फैसला तीसरे चरण में मतदाताओं को करना है, जिसमें दागी उम्मीदवार, इन उम्मीदवारों में 80 उम्मीदवार दागी उम्मीदवार हैं। प्रमुख उम्मीदवार जो हैं इस तीसरे चरण में, उसमें सुब्रत साहा हैं जो सरकार में मंत्री हैं। सागर दीही से टीएमसी के उम्मीदवार हैं। वहीं उज्जवल विश्वास हैं, पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री हैं। कृष्णानगर दक्षिण से ये भी टीएमसी के उम्मीदवार हैं। चुनावी मैदान में टीएमसी के कई मंत्री तीसरे चरण में हैं। रविंद्र रंजन चौधरी हैं, सरकार में मंत्री हैं। वर्धमान दक्षिण से हैं, टीएमसी के उम्मीदवार हैं। साधन पांडे हैं, पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री हैं। मणिक टाला टीएमसी के हैं और ये स्टार उम्मीदवार हैं तीसरे चरण के। देवेश दास है, पूर्व मंत्री हैं पश्चिम बंगाल सरकार में, इंटालसी से सीपीएम के। और इस बार सीपीएम और कांग्रेस का जो गठजोड़ है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नतीजों पे क्या असर होगा। अनीसुर रहमान है, पूर्व मंत्री हैं पश्चिम बंगाल सरकार में, डोमकल से सीपीएम से उम्मीदवार हैं। मनोज चक्रवर्ती हैं, पूर्व मंत्री हैं, बहरामपुर से, ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सुमेंद्रनाथ मित्रा हैं, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, चौरंगी विधानसभा क्षेत्र से हैं। अबू हेना है, पूर्व मंत्री, लालगोला से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा मोहम्मद सोहराब हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, जंगीपुर कांग्रेस से। तो ये थे वो तमाम स्टार उम्मीदवार जो तीसरे चरण में चुनावी मैदान में होंगे। राजनीति का तकाजा ही कुछ ऐसा है कि दुश्मन कभी हमेशा दुश्मन नहीं रहते और दोस्ती राजनीतिक फायदे तक ही सीमित नहीं रहती है। एक दूसरे के धुरविरोधी वाम और कांग्रेस बंगाल में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद में कहानी कुछ अलग ही देखी जा रही है। मुर्शिदाबाद कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के सांसद हैं और राज्य में पार्टी अध्यक्ष भी, यानी राजनीतिक लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प है। मैं मुर्शिदाबाद के जिला कांग्रेस भवन के सामने हूं। इस भवन का शिलान्यास 1976 में सिद्धार्थ शंकर राय ने किया था। ये वही सिद्धार्थ शंकर राय हैं
जिनकी मृत्यु पर वाम दलों ने टिप्पणी की थी कि बंगाल के अंधकार में राजनीति के युग का अंत हो गया है। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं और आज कांग्रेस को कोसने वाले वाम दल और वाम दल को कोसने वाले कांग्रेस दोनों का गठजोड़ है। ये गठजोड़ कितना असरदार साबित होगा, ये कितना महत्व रखेगा भावी राजनीति में, ये प्रभावकारी होगा या फिर अवसरवाद का नमूना बनेगा, आइए इसी की पड़ताल करते हैं। हमारे साथ अशोक दास हैं जो कि मुर्शिदाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस और सीपीएम यहाँ पर मिलकर चुनाव लड़ रही है, खुद इनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। 12 सीटों में तो जोट हुआ, आउट जो 10 सीटों में अगर वो लोग लेफ्ट पार्टी ने प्रार्थी ना देता तो अच्छा होता। 12 सीटों में खुद ही आपके सामने लेफ्ट वाले लड़ रहे हैं, तो मैसेज तो कहीं गलत जाता है। पूरे बंगाल में ये जाएगा कि पूरे बंगाल में एक साथ लड़ रहे हैं, अब यहाँ पे तो 22 में ही एक इकट्ठा नहीं हो पाए। ये मैसेज हो गया जो मुर्शिदाबाद जिला में लेफ्ट पार्टी ने जो किया वो ठीक नहीं किया। ये मैसेज पीपल के बारे में पीपल के पास हो गया। ये लेफ्ट पार्टी ने यह ठीक नहीं किया, यह अच्छा नहीं किया, ये हो गया। साफ तौर से देख सकते हैं कि पूरे बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन है, लेकिन खुद मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में केवल 12 सीटों पर ही मतैक्य हो सका है। अन्य 10 सीटों पर खुद वामपंथी दल और उनके सहयोगी दल कांग्रेस के हाथ से खुद वो पंजे से पंजा लड़ाएंगे। आमतौर पर अधिवक्ता बुद्धिजीवी होते हैं और राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय होते हैं। हम खुद जानने की कोशिश करेंगे कि वाम दलों और कांग्रेस का ये गठजोड़ इनके नज़रिए में क्या कुछ है। आप ये बताएं, पहली बार इतिहास में ये दोनों दल आमने सामने लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, पहले आमने सामने थे, कितना असर पड़ेगा इसका? ये जोट है ना, ये सुविधावादी एवं क्षमताभोगी का जोट है। ये जोट से कोई फायदा नहीं होता है। ये जोट व्यक्तिगत स्वार्थ से कुछ कांग्रेस का नेता, कुछ सीपीएम का नेता, ये नेता को सुविधा के लिए ये जोट करना है। ये जोट आम आदमी से कई जोट मानता नहीं है। 34 साल का इतिहास में कभी नहीं कांग्रेस और सीपीएम का जोटबंधन हुआ। दोनों अलग है, दोनों शत्रु है एक अपर के, इसीलिए ये जोट नहीं टिकेगा। सुविधावादी पार्टी है, इसको कोनो फायदा नहीं है। जनता जनार्दन होती है और अब आइए देखते हैं कि जनता की क्या राय है इस गठबंधन पर। दादा, आप ये बताएं, जो कांग्रेस और वामपंथी दलों का जोत हुआ है उसका कुछ फायदा होगा कि ये नहीं फायदा होगा? फायदा होगा। ये दोनों नंबर जोड़ कर फर्स्ट हो जाएगा, संभव नहीं है। गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में कहा जाता है कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, लेकिन कांग्रेस ने वाम दलों से अपने रिश्तों में इसका पालन कभी नहीं किया। आज कांग्रेस और वाम दल पश्चिम बंगाल में केवल विधानसभा चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हाथ लाल सलाम के लिए कितना कुछ उठता है और कांग्रेस के हाथ में जब हसिया हथौड़ा तारा आता है तो दोनों दलों के उम्मीदवारों का क्या कुछ सियासी सितारा रहता है। कैमरा पर्सन एन लक्ष्मीकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, बहरामपुर। और वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे और चलेंगे अश्विनी के पास। देखेंगे मुर्शिदाबाद में किस तरह का चुनावी रंग है, क्या है राजनीतिक समीकरण, दोनों पर करेंगे उनसे बात। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं थोड़ी देर में। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। बच्चों, आज हम ऑड इवन के बारे में पढ़ेंगे। ऑड इवन का मतलब? मैम 15 अप्रैल। नहीं मैम, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ऑड का
मतलब और डे पर और नंबर की गाड़ी, और इवन डेट पर इवन नंबर की गाड़ी। बच्चों को भी पता है, क्या आपको पता है? दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल तक लागू है ऑड इवन, ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक जैम से मिले दिल्ली को राहत। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। आज मेरा एग्जाम है। अच्छा होगा डेविड, गुड लक। आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड और सेकंड आई है रिया, थर्ड है असलम। कांग्रेस। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है, पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, वो देखो। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.minorityAffairs.gov.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। अरे मेला है हाँ। मेला है हाँ मेला है, ग्राम उदय का मेला है। हर पंचायत में लाया नया सवेरा है, नया सवेरा है। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान 14 से 24 अप्रैल 2016 को प्रत्येक ग्राम पंचायत में आजादी के बाद पहली बार गांव, किसान और गरीब के विकास के लिए ग्राम उदय से भारत उदय समारोह। दूसरा चरण 17 से 20 अप्रैल को ग्राम किसान सभा, जिसमें मिलेगी कृषि संबंधी सभी योजनाओं की जानकारी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, मिट्टी जांच, नीम कोटेड यूरिया जैसे अन्य कई कार्यक्रम की जानकारी गांव वालों को दी जाएगी। मेला है भाई मेला, ग्राम उदय का मेला है। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। अधिक जानकारी के लिए अपने ग्राम पंचायत से संपर्क करें। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको अपनी रिपोर्ट दिखाई मुर्शिदाबाद की, जिसमें आपने देखा कि वामदल और कांग्रेस के साथ आने के बावजूद भी नेताओं में दूरी और वो शत्रु मानते दोनों ही पार्टियों को। पश्चिम बंगाल से हमारे 2 संवाददाता इस समय एक साथ जुड़ रहे हैं। कोलकाता से आलोक जुड़ रहे हैं और मुर्शिदाबाद से अश्विनी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी, आपसे शुरू करना चाहेंगे। मुर्शिदाबाद में जिस तरह से नेताओं में अभी भी है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की शत्रु रही हैं, 34 साल से एक दूसरे के खिलाफ रही हैं, वहीं सोनिया गांधी ने अपनी रैली में अशोक चौधरी को लेके गई, जो बिहार के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंत्री भी है बिहार सरकार में। जो वो दिखाना चाह रही हैं साथ आने के बाद का नतीजा, कितना असर लोगों पर पड़ा है? ऋतु, अगर देखें तो बिहार और बंगाल की राजनीति में बेहद अंतर है। बिहार में जो भी इकट्ठा हुए थे कांग्रेस के अलावा, वो सब लोहिया के लोग थे जो अपने अपने निजी स्वार्थों या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते अलग अलग हुए थे और एक समाजवादी विचारधारा या फिर लोहियावादी विचारधारा के तहत एक हुए थे। लेकिन यहाँ का तो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, इतिहास गवाह रहा है, रक्तरंजित इतिहास रहा है और साथ ही साथ एक दूसरे की दांत काटी दुश्मनी, किसी अन्य अर्थों में नहीं, राजनीतिक अर्थों में ही वो रही और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा। आज से नहीं, पूरा स्वतंत्रता के बाद से लेकर और अंत तक पिछले 34 साल में जब वामपंथी दलों का शासन रहा, तो जब कांग्रेस उनके कुशासन की बात करती थी, कार्यकर्ताओं की हत्या की बात करती थी। और साथ ही साथ मैंने खुद कहा कि जब सिद्धार्थ शंकर रे यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, उस एरा को सीपीएम कहती है कि राजनीति का सबसे अंधकारमय युग था वो। तो जो दूरियां थी, जो तलखी थी, जो आपसी प्रतिद्वंदिता थी, जो निजी रंजिश थी, वो अभी भी बरकरार है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी ही नहीं, जिनसे एक दूसरे के फौजदारी के मुकदमे चल रहे हैं और आज भी अभी उनके दल मिल गए हैं, दिल नहीं मिले हैं। ऋतु, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मुर्शिदाबाद में 22 सीटें हैं,
12 पे अगर आप लड़ रहे हैं और 10 पे आप नहीं लड़ पा रहे हैं और पूरे बंगाल में लड़ने की बात कर रहे हैं और यहाँ 12 सीट में वैसे ही आमने सामने है जैसे आप केरल में आमने सामने हैं, तो जनता का भ्रम, जनता अब उतनी ज़्यादा नासमझ नहीं रही, वो सारी चीज़ें समझती हैं कि स्थितियां क्या हैं, राजनीतिक के हितार्थ क्या हैं, नीति, नीयत और नियति तीनों इनके बिल्कुल गठबंधन अश्विनी, के ये जो स्पष्ट अंतर नहीं है। विरोध है इस जनादेश जो भी गठजोड़ का होगा, वो जनता यहीं इसी पर पर साफ करेगी। दिखाई देता है, इस इन 22 सीटों में से 12 सीटों पर। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी हम चलते हैं एक और खबर की तरफ। उत्तरी कोलकाता की 7 सीटों पर इसी फेज में चुनाव है। कोलकाता शहर में एक हादसा भी हुआ, निर्माणाधीन पुल गिरा, आरोप प्रत्यारोप भी चले। कोलकाता जो भारत का ब्रिटिशकालीन शहर है, कैसा है चुनावी रंग, देखते हैं संवाददाता कुमार आलोक की इस रिपोर्ट में। तीसरे चरण के मतदान में मुर्शिदाबाद, नादिया और बर्धमान जिले के अलावा उत्तर कोलकाता की 7 सीटें भी राजनीतिक दलों के लिए अहम हैं। यहाँ के लोगों के जहन में इस बात की कसक जरूर है कि परिवर्तन तो 2011 में जनता ने किया, लेकिन उसका लाभ आम लोगों को नहीं मिला। जमीनी स्तर पे कौन सा काम विकास का हुआ? जमीनी स्तर पे अगर कोई काम विकास का हुआ है, जो मजदूरों के काम के लिए हुआ हो, मजदूरों का विकास हुआ हो, ये तो नहीं हुआ। यहाँ पर आदमी काम करने के बाद इत्मीनान से अपने घर चले जाते थे, आज से 5 साल पहले। लेकिन अभी पोजीशन ये है, इतना रिस्क हो गया है कि सेफ बोल करके कुछ नहीं है, सेफ्टी बोल करके आए दिन यहाँ कुछ ना कुछ होता। हालांकि सभी का मत एक नहीं है। खासकर युवा वर्ग का मानना है कि दीदी की छवि तो साफ है, अच्छा काम भी कर रही हैं, लेकिन केंद्र से टकराव मोल लेने से राज्य का विकास बाधित होता है। आप नॉर्मली देख सकते हो कि क्या कोऑर्डिनेशन होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। वो कोऑर्डिनेशन सिंस 2011 से ही वो चीज़ नहीं दिख पाया, क्योंकि उस समय भी जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, उसके साथ में स्टेट की गवर्नमेंट के साथ में रिलेशन अच्छा नहीं था, जिसके कारण बहुत सारा चीज़ जो है स्टॉप हो गया। हालांकि राजनीतिक प्रेक्षक मानते हैं कि पूर्ण रूप से ये 7 सीटें शहरी हैं। इन सीटों पर टीएमसी का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन इस बार परिस्थितियां विपरीत हैं। यहाँ की सभी सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय है। There are so many issues there that are coming. First of all, the collapse of the bridge, that will give some sort of impact on TMC's prospect in Calcutta. And apart from that, इससे अलावा और नारोदा इशू जो खुल्लम खुल्ला आया, उससे अर्बन जो वोटर है उनके ऊपर बहुत असर पड़ा। कांग्रेस के सोमेन मित्रा, राजीव विश्वास तो टीएमसी की ओर से शशि पांजा और नैना बंदोपाध्याय और भाजपा के कमलकांत हंसदा और राहुल सिन्हा जैसे दिग्गजों की किस्मत इन सीटों में दांव पर लगी है। 47 डिग्री का टेम्परेचर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा यहाँ राजनीतिक तापमान है। अब देखना है कि जब 21 तारीख को यहाँ मतदान होगा और अगले महीने में जब मतगणना होगी, जब रिजल्ट आएगा, तब जितने भी आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष और विपक्ष के तरफ से लग रहे हैं, उसका प्रतिफल क्या होगा, ये 19 तारीख को पता चलेगा। कैमरामैन आदित्य के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज़, कोलकाता, बड़ा बाजार। और हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं आलोक। बहुत ही संक्षेप में जानना चाहेंगे, अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस का वादा किया ममता बनर्जी ने, नए बंगाल का वादा किया है ममता बनर्जी ने। विपक्ष के आरोपों के साथ साथ एक नया मुद्दा फ्लाईओवर के गिरने के बाद भ्रष्टाचार को हवा देता हुआ मिल गया है। कितनी संकट में दिखाई देती हैं राजधानी की इन 7 सीटों पर? देखिए, ये बिल्कुल जो मुद्दा है फ्लाईओवर का या नारदा और शारदा स्कैम का, तो ये मुद्दा खासकर टीएमसी ने नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा मुद्दा बनेगा, लेकिन विपक्षी दलों ने खासकर लेफ्ट कांग्रेस और बीजेपी ने इसे जोर शोर से उठाया। इवन प्रधानमंत्री ने अपनी सभाओं में इन मुद्दों का जिक्र किया। इसके अलावा राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री हैं वो आए, उन्होंने इस मुद्दे का जिक्र किया। उधर सोनिया गांधी ने भी लगातार इन मुद्दों को लगातार उन्होंने उठाया, जिससे कि जनता में एक तरह से, मुझे भी लगा था जब हम यहाँ आए थे फ्लाईओवर कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जब हमने आज शहरों में बात की तो फ्लाईओवर, उनका कहना था कि फ्लाईओवर गिरा। कुछ लोगों का कहना था कि इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, ये एक दुर्घटना है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों के एक बड़े हिस्से का कहना है कि अगर पुल में अच्छे मटेरियल लगाया जाता, उसमें भ्रष्टाचार नहीं होता, तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता और इतने लोग हताहत नहीं होते। तो ये दोनों मुद्दे खासकर शहरी वर्ग में ममता बनर्जी को जरूर परेशान कर रहा होगा या करेगा, और उसकी भरपाई वो कर रही है। दूसरा चीज जो है, जब नारदा और शारदा स्कैम में 6 लोग साफ खासकर जो विधायक जिनको विधायकी का टिकट दिया गया है और साफ टीवी स्क्रीन पे दिखलाया गया उनको कि वो घूस लेते हुए पकड़े गए, तो लोगों का कहना है कि उन पर दीदी ने कार्रवाई क्यों नहीं की और उनको टिकट क्यों दिया। बिल्कुल आलोक, यही वजह भी माना जा रहा है कि ममता बनर्जी को
तमाम अपनी रैलियों में ये कहना पड़ रहा है कि ये जब स्टिंग आया तब तक टिकट जारी हो चुका था। आलोक, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी हम फिर लौटते हैं कुछ ही देर में आपके पास वापस और जानते हैं अन्य खबरों के बारे में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का जनादेश में। अब सिर्फ 31,000 रुपए में खुशियां घर लाइए। बजाज सिटी 100, खुशियों का जैकपॉट। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। प्रियंका भारती, हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। केरल की चुनावी जंग में मुख्य विपक्षी एलडीएफ ने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में लोक लुभावन योजनाओं पर लेफ्ट पार्टियों ने ज्यादा ध्यान दिया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए एलडीएफ के संयोजक वाइकोम विश्वम ने कहा कि एलडीएफ का लक्ष्य भ्रष्टाचार मुक्त और विकसित केरल है। घोषणा पत्र में 5 सालों में हर भूमिहीन को आवास उपलब्ध कराना, शराब के उपभोग और उपलब्धता को घटाना, 2500 मेगावाट बिजली का उत्पादन जैसे कई वादे शामिल हैं। डीएमके प्रमुख विजयकांत अपनी पार्टी का एकमात्र चेहरा हैं। उन्हें पीडब्ल्यूएफ ने अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। जनता के बीच लोकप्रिय विजयकांत लगातार अपने विधानसभा सीट बदलते आ रहे हैं। डीएमडी के प्रमुख विजयकांत इस बार उलोनथरपेट सीट से चुनाव मैदान में हैं। इस इलाके में विजन के प्रशंसकों की संख्या काफी ज्यादा मानी जाती है। इस सीट से विजन का पारिवारिक जुड़ाव भी रहा है, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब विजय ने अपनी सीट बदली हो। 2005 में पार्टी बनने के बाद उन्होंने पहली बार 2006 में वृद्धाचलम सीट से चुनाव लड़ा था और पार्टी से अकेले विधानसभा तक पहुंचे थे। इसके बाद 2014 में उन्होंने ऋषिवंदयम सीट से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा। हर बार विजन अपने लिए एक नई सीट चुन रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण लोगों के बीच उनकी बढ़ती लोकप्रियता को माना जा रहा है। I have a feeling that he is unsure of himself. If he contests from Rishivandiyam, I think he neglected the constituency, so he's not sure whether he will get re-elected. So he has shifted to Ulundurpet. People seem to favor him there, but he will have a very tough fight on his hands from Mr. G.R. Vasantavel of DMK. तमिलनाडु में कैप्टन के नाम से मशहूर विजयकांत फिल्म अभिनेता रहे हैं। उनको करुप्पी एमजीआर कहा जाता है। उनके समर्थकों में तेलुगु, नायडू समुदाय का मिश्रण है। इसके अलावा दलित, अरुंधतीयार और मध्य व पश्चिम तमिलनाडु के अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का भी समर्थन उन्हें हासिल है। विजयन अपनी लोकप्रियता के सहारे पार्टी को सत्ता में लाने की जुग्गत में लगे हैं। डीएमडी के 234 में से 124 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विजयकांत के लिए ये चुनाव निर्णायक हो सकते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद अगर उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती तो उसमें टूट के आसार दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पीडब्ल्यूएफ ने विजयकांत को अपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित किया है।
वक्त है चुनाव से जुड़ी 10 खबरों का टॉप 10 में। भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 27 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। साथ ही पार्टी ने केरल विधानसभा चुनाव की एक सीट के लिए भी उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। कोलकाता में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में पश्चिम बंगाल में केवल घोटाले ही घोटाले दिखाई पड़ रहे हैं। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों पर उनकी सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया है। हावड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को शानदार सफलता मिलेगी। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज समाप्त हो गया है। तीसरे चरण में राज्य के 4 जिलों की 62 सीटों पर 21 अप्रैल को मतदान होगा। एलडीएफ ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार देने और राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का वादा किया गया है। पीएमके ने तमिलनाडु की उलुंदरपेट विधानसभा सीट से उम्मीदवार बदल दिया है। पार्टी ने इस सीट से आर राममूर्ति के स्थान पर पार्टी प्रवक्ता के बालू को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से डीएमडी के अध्यक्ष विजयकांत चुनाव मैदान में है। तमिल मानिला कांग्रेस ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 26 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पूर्व सांसद देवदास को सलेमुत्तर और पूर्व विधायक सी गणेशन को वनियाम्बडी से टिकट दिया गया है। एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता ने करुणानिधि और उनकी पार्टी पर निजी कंपनियों और क्लबों के जरिए शराब बेचने का आरोप लगाया है। चेन्नई में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जयललिता ने कहा कि करुणानिधि और डीएमके की पूर्ण शराबबंदी की कोई मंशा नहीं है। डीएमके से निष्कासित पूर्व सांसद एमके अलागिरी ने कहा कि आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में वे किसी भी दल का समर्थन नहीं करेंगे। अलागिरी को पार्टी महासचिव एमके स्टालिन को चुनौती देने के कारण पार्टी से निकाल दिया गया था। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में उम्मीदवारों की सोशल मीडिया पोस्ट पर निगरानी रखने के लिए खास सॉफ्टवेयर तैयार किया है। चुनाव आयोग इस खास सॉफ्टवेयर के जरिए पैसा देकर प्रसारित की जा रही सामग्री या भड़काऊ पोस्ट पर नजर रखेगा। और जनादेश के आज के अंक में बस इतना ही। हमारे साथ पश्चिम बंगाल से हमारे 2 संवाददाता जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया। आलोक और अश्विनी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी डीडी न्यूज पर। नमस्कार। जनादेश is brought to you by